वो समय भी बहुत अच्छा लगता है जब हम रात को गहरी मीठी नींद लेने के बाद खिड़की से आती हुई सूरज की पहली किरण को देखकर जागते हैं। वो सूरज की पहली किरण यानी कि प्रकाश हमें सुबह सुबह आँख खोलते ही नजर आती है। ऐसे ही जब हम उठकर अपना चेहरा आईने में देखते हैं तब भी हम प्रकाश से जुड़ी हुई एक घटना को एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। और ऐसे ही हमारी डेली लाइफ में प्रकाश से जुड़ी बहुत सारी घटना हैं जिसे हम एक्सपीरियंस करते हैं। पर फिर भी यदि कोई हमसे क्वेश्चन पूछे प्रकाश क्या है, तो 1 मिनट के लिए हम सोचने ज़रूर लग जाते हैं कि इसकी परिभाषा कैसे दें। और देखिएगा कि अलग अलग लोगों से ये सवाल पूछें तो बहुत ही रोमांचक परिभाषाएं आपको प्रकाश की ज़रूर सुनने को मिलेंगी। पर वास्तव में प्रकाश एक ऊर्जा है। हम जानते हैं कि ऊर्जा क्या होती है? कार्य करने की क्षमता, यानी कि ये प्रकाश ऊर्जा भी कोई ना कोई काम करती है। तो एक्चुअली ये जो प्रकाश ऊर्जा है वो हमारी आँखों में उसकी जो रेटिना है उसमें दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है, यानी कि विजुअल सेंसेशन उत्पन्न करती है। और इसी के कारण ही हम सारी चीज़ों को देख पाते हैं। शुरुआत में प्रकाश से जुड़ी कई घटनाएं उभर कर सामने आईं, जैसे कि प्रकाश का सरल रेखा में गमन करना, परावर्तन, अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण। और इन घटनाओं को प्रयोगों द्वारा प्रमाणित भी किया गया। प्रयोगों का सिलसिला चलता रहा और प्रकाश से जुड़ी कई अन्य घटनाएं भी उभर कर सामने आई, जैसे कि व्यतिकरण, विवर्तन, प्रकाश विद्युत प्रभाव, ध्रुवण। और इन्हीं सब घटनाओं की व्याख्या करने के लिए अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग सिद्धांत प्रस्तुत किए। सबसे पहले सर आइजैक न्यूटन, जिन्हें हम भौतिकी के जनक यानी कि फादर ऑफ फिजिक्स के नाम से जानते हैं। इनका भौतिकी के बहुत सारे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। 16वीं शताब्दी में इन्होंने लॉज ऑफ मोशन, लॉज ऑफ ग्रेविटेशन और साउंड जैसे क्षेत्रों में अपना योगदान दिया। इनके लिए अपने सिद्धांत प्रस्तुत किए। और इसी शताब्दी में ही इन्होंने प्रकाश के लिए भी एक सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसे हम न्यूटन का कणिका सिद्धांत या न्यूटन कार्पस्कुलर थ्योरी के नाम से जानते हैं। इन्होंने प्रकाश को पार्टिकल से मिलकर बना हुआ माना, यानी कि प्रकाश कणों से मिलकर बना होता है। यानी कि जब कोई प्रकाश स्रोत प्रकाश देता है, इसका मतलब उस प्रकाश स्रोत से असंख्य कण बाहर निकलते हैं। इन कणों को उन्होंने कार्पसल्स नाम दिया, यानी कि किसी प्रकाश स्रोत से असंख्य अनगिनत कार्पसल्स बाहर लगातार निरंतर निकलते रहते हैं। और यही कण हमारी आंखों में दृष्टि संवेदना यानी कि विजुअल सेंसेशन प्रोड्यूस करते हैं और हम चीज़ों को देख पाते हैं। उन्होंने प्रकाश को कण माना, यानी कि यदि हम प्रकाश को एक कण, एक बॉल से कंपेयर करते हैं तो बॉल जैसे जैसे प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करता है, उन्होंने उसी के आधार पर ही इस प्रकाश की कणिका सिद्धांत को प्रस्तुत किया। जैसे कि यदि हम एक बॉल को सीधे फेंकें तो वो सरल रेखा में गमन करता है, इसका मतलब प्रकाश भी सरल रेखा में गमन करती है। यदि हम बॉल के सामने कोई अवरोध ला दें तो वो आगे नहीं बढ़ता। सेम वैसे ही यदि प्रकाश के सामने कोई अवरोध आ जाए तो वो भी आगे नहीं बढ़ता, और इसी कारण उस वस्तु की परछाई हमको नजर आती है। प्रकाश को कण मानकर न्यूटन ने परावर्तन की भी व्याख्या की। जैसे कि हम एक बॉल को उठाकर दीवार पर मारे तो वो बॉल उस दीवार से टकराकर वापस आ जाती है। सेम वही घटना परावर्तन में भी होती है। प्रकाश किसी चमकीली चमकदार सतह से टकराती है तो वो भी वापस आ जाती है। इसका मतलब प्रकाश एक कण है, यह हम कह सकते हैं उस बॉल की तरह ही व्यवहार कर रहा है। न्यूटन ने प्रकाश को कण मानते हुए अपवर्तन की भी व्याख्या कर दी। अपवर्तन में क्या होता है? जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करती है तो वो बैंड हो जाती है, मुड़ जाती है। और कारण क्या होता है? प्रकाश के वेग में परिवर्तन। तो न्यूटन के अनुसार प्रकाश का वेग भी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने में परिवर्तित हो रहा था। पर उन्होंने अपवर्तन की व्याख्या करते समय ये बताया कि प्रकाश का वेग सघन माध्यम में अधिक होगा और विरल माध्यम में कम, क्योंकि इस समय वो साउंड पर भी काम कर रहे थे। और उन्होंने वही कॉन्सेप्ट लाइट में भी लगाया। जैसा कि हम जानते हैं, साउंड को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। माध्यम यदि विरल होता है तो साउंड धीरे से चलता है,
माध्यम यदि सघन होता है तो साउंड तेजी से चलता है। और यही कॉन्सेप्ट उन्होंने प्रकाश के लिए भी अप्लाई किया और इसीलिए उनके अनुसार प्रकाश का वेग सघन माध्यम में अधिक होगा और विरल माध्यम में कम होगा। और यही कुछ अवधारणाएं उनके इस सिद्धांत में कमियां बनी या कह सकते हैं त्रुटियों का कारण बनी। साथ ही कुछ अन्य घटनाएं भी उभर कर आई सामने, जैसे कि व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण, जिनकी व्याख्या इस न्यूटन के कणिका सिद्धांत के आधार पर नहीं की जा सकती थी। और इन घटनाओं की व्याख्या तभी की जा सकती जब इन्हें हम तरंग के रूप में माने। यानी कि 16वीं शताब्दी में ही हाइगन्स ने प्रकाश के लिए एक नए सिद्धांत को प्रस्तुत किया। उन्होंने प्रकाश को कण के बदले में तरंग माना और प्रकाश को तरंग मानते हुए उन्होंने ना ही केवल व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण की व्याख्या की, बल्कि उन्होंने अपवर्तन, परावर्तन और प्रकाश का सरल रेखा में गमन, वर्ण विक्षेपण जैसी घटना को भी प्रस्तुत किया। वर्ण विक्षेपण यानी कि प्रकाश का अलग अलग रंगों में बंटना। ये अलग अलग रंग क्यों नजर आते हैं? हाइगन के अनुसार प्रकाश में अलग अलग रंग उनके अलग अलग आवृत्ति या यूं कहे उनके अलग अलग तरंग दैर्ध्य के कारण होता है। हाइगन ने प्रकाश तरंग को एक यांत्रिक तरंग माना। यांत्रिक तरंग जैसा कि हम देखते हैं पानी में या फिर किसी रस्सी में या फिर वायु में, जब हम बोलते हैं तो एक वाइब्रेशंस जो है वो हवा में उत्पन्न होते हैं और इसी के कारण साउंड जो है वो एक जगह से दूसरे जगह में ट्रैवल करती है। यानी कि यांत्रिक तरंगों को गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। चूंकि हाइगन्स ने लाइट को भी यांत्रिक तरंग माना, यानी कि इस यांत्रिक तरंग को भी गमन करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होगी। हम अपने चारों तरफ तो माध्यम देखते हैं वायु, यानी कि हमारा एटमॉस्फेयर, लेकिन जो प्रकाश सूरज से पृथ्वी में आता है वो तो बिना किसी माध्यम के आ जाता है, क्योंकि हमारा एटमॉस्फेयर तो कुछ ही दूरी तक सीमित है, लेकिन बाकी तो पूरा निर्वात है, वैक्यूम है। तो उस सूरज से पृथ्वी तक किस प्रकार ये यांत्रिक तरंगें हमारे पास पहुंची होंगी? इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए हाइगन ने एक माध्यम की कल्पना की। उन्होंने बताया कि पूरे ब्रह्मांड में एक माध्यम व्याप्त है। इस तरंग माध्यम को उन्होंने नाम दिया ईथर। उन्होंने बताया कि ये द्रव्यमानहीन जो तरंग माध्यम है वो समांगी है, यानी कि आइसोट्रोपिक है। इसके हर बिंदु पर इसका गुण समान रहता है, नहीं बदलता। साथ ही उन्होंने ये बताया कि ये माध्यम अत्यधिक इलास्टिक है, प्रत्यास्थ है और साथ ही इसका घनत्व भी बहुत ही कम है। और इस द्रव्यमानहीन समांगी माध्यम में प्रकाश तरंग बहुत ही अधिक वेग से गमन कर सकती है। इसका वेग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है और ये वेग नियत रहता है। इस प्रकार उन्होंने प्रकाश को एक यांत्रिक तरंग मानते हुए प्रकाश का वेग भी बताया। पर यांत्रिक तरंग 2 प्रकार के होते हैं, एक अनुप्रस्थ और दूसरा अनुदैर्ध्य। तो उन्होंने प्रकाश तरंग को अनुदैर्ध्य तरंग बताया, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल वेव बताया। पर जब ध्रुवण की घटना सामने आई तो जब हम प्रकाश को एक लॉन्गिट्यूडनल वेव, एक अनुदैर्ध्य तरंग माने तो ये घटना वहां पर सिद्ध नहीं की जा सक रही थी। तो इस कमी को सुधारने के लिए फ्रेनल ने प्रकाश तरंग को अनुदैर्ध्य के बदले अनुप्रस्थ तरंग बताया। इसका मतलब अब प्रकाश तरंग एक अनुप्रस्थ तरंग मानी जा रही थी और हाइगन्स के इस तरंग सिद्धांत के अनुसार प्रकाश से जुड़ी बहुत सारी घटनाओं की व्याख्या कर दी गई। और इस प्रकार प्रकाश के कणिका सिद्धांत के अलावा एक नया सिद्धांत यानी कि तरंग सिद्धांत उभर के आया, जिसने प्रकाश के कई सारी घटनाओं की व्याख्या अच्छी तरह से की। फिर भी प्रकाश से जुड़ी कई घटनाओं की व्याख्या करने के लिए साइंटिस्ट हमेशा 2 भागों में बंट जाते, जैसे कि परावर्तन, अपवर्तन, सरल रेखीय गमन। इनकी व्याख्या करना हो तो साइंटिस्ट प्रकाश की कणिका सिद्धांत को मानते, और व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण जैसी घटना की व्याख्या करना हो तो साइंटिस्ट प्रकाश के तरंग सिद्धांत को मानने लगे। हमारे थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल फील्ड मजबूत होने के बावजूद भी हम लाइट को एज अ वेव एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, लेकिन 1865 में जेम्स मैक्सवेल क्लर्क के सिद्धांत के बाद
तरंग सिद्धांत को मजबूती मिली। उन्होंने लाइट के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी दिया, यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत प्रस्तुत किया। उन्होंने फिजिक्स के 3 डिफरेंट क्षेत्र यानी कि इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म और ऑप्टिक्स को सिर्फ 4 इक्वेशन के जरिए यूनिफाइड कर दिया। उन्होंने ये बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि चेंज हो तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, और मैग्नेटिक फील्ड में यदि चेंज हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में जो चेंज होता है, इस चेंज से रेडिएशंस प्रोड्यूस होते हैं, और ये रेडिएशंस एनर्जी के फॉर्म में ट्रैवल करें तो एक वेव का रूप ले लेते हैं, और ये वेव फ्री स्पेस में यानी कि वैक्यूम में भी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड के स्पीड से प्रोपेगेट कर सकती है। और इसीलिए उन्होंने लाइट को भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बताया, यानी कि लाइट भी वैक्यूम में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड के स्पीड से गमन करती है। और यही कारण है कि लाइट निर्वात में भी सूरज से लेकर पृथ्वी तक हमारे पास पहुंच जाती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की थ्योरी से उन्होंने ये भी बताया कि हम किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात कर सकते हैं। उन्होंने माध्यम के अपवर्तनांक को निकालने के लिए जो फॉर्मूला दिया था वो है म्यू बराबर स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, यानी कि अपवर्तनांक होता है निर्वात में प्रकाश का वेग अपॉन किसी माध्यम में प्रकाश का वेग। और इस फॉर्मूले के अनुसार ये बिल्कुल क्लियर होता है कि विरल माध्यम में प्रकाश का वेग अधिक होगा और सघन माध्यम में प्रकाश का वेग कम होगा। और यही कॉन्सेप्ट न्यूटन के कणिका सिद्धांत को फेल किया, क्योंकि न्यूटन के कणिका सिद्धांत के अनुसार उन्होंने जब अपवर्तन की व्याख्या की थी तो उन्होंने ये बताया था कि विरल माध्यम में प्रकाश का वेग कम होगा और सघन माध्यम में प्रकाश का वेग अधिक। पर प्रयोगों द्वारा ये साबित हो चुका है कि विरल माध्यम में प्रकाश का वेग अधिक होता है और सघन माध्यम में प्रकाश का वेग कम होता है। और इस प्रकार जेम्स मैक्सवेल क्लार्क के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के आधार पर अब लाइट को एक वेव के रूप में एस्टैब्लिश किया गया, और जो कंट्रोवर्सी थी पार्टिकल और वेव नेचर के ऊपर वो धीरे धीरे कम होने लगी। और इस सिद्धांत के आधार पर प्रकाश से जुड़ी बहुत सारी घटनाओं की व्याख्या आसानी से कर दी गई, जैसे कि प्रकाश का सरल रेखा में गमन, अपवर्तन, परावर्तन, वर्ण विक्षेपण, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण। और इस प्रकार प्रकाश को तरंग के रूप में एस्टैब्लिश कर दिया गया और हम तरंग थ्योरी, तरंग सिद्धांत को मानने के लिए बाध्य हो गए। पर खोजों का दौर तो चल ही रहा था, प्रयोगों का दौर तो चल ही रहा था, इसलिए प्रकाश से जुड़ी कुछ अन्य घटनाएं भी सामने आईं, जैसे कि प्रकाश विद्युत प्रभाव और कॉम्पटन प्रभाव। प्रकाश विद्युत प्रभाव में यदि हम किसी धातु की सतह पर किसी निश्चित आवृत्ति का प्रकाश डालते हैं तभी उसमें से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं, और इस घटना को साबित करने के लिए हमें प्रकाश के पार्टिकल नेचर को मानना पड़ा। यदि हम तरंग नेचर के आधार पर इस प्रभाव की व्याख्या कर रहे थे तो इसकी व्याख्या नहीं हो पा रही थी। हम इस प्रभाव को तरंग सिद्धांत के आधार पर सिद्ध नहीं कर पा रहे थे, इसलिए वापस हमें प्रकाश के कणिका सिद्धांत को फॉलो करना पड़ा। प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करने के लिए अल्बर्ट आइंस्टाइन ने प्रकाश से जुड़ी एक नई थ्योरी दी। इसे हम प्रकाश की प्लैंक क्वांटम थ्योरी के नाम से जानते हैं, और इस प्लैंक क्वांटम थ्योरी के आधार पर हमने प्रकाश को बंडल ऑफ एनर्जी, पैकेट्स ऑफ एनर्जी के रूप में लिया, और ये पैकेट्स ऑफ एनर्जी गमन करते हैं, अपनी एनर्जी इस धातु की सतह को देते हैं, तब उस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं। इस प्रकार जब अल्बर्ट आइंस्टाइन की प्लैंक क्वांटम थ्योरी आई तो हमने फिर एक बार पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट की तरफ ध्यान दिया। इस प्रकार हम कई घटनाओं को सिद्ध करने के लिए लाइट के पार्टिकल नेचर पर डिपेंड थे, और कई घटनाओं को सिद्ध करने के लिए हम तरंग नेचर पर डिपेंड थे। हालांकि बहुत सारी घटनाएं तो तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रस्तुत की जा चुकी थी, लेकिन फिर भी कई घटनाएं ऐसी थी जिनको पार्टिकल नेचर के आधार पर, प्रकाश के कणिका सिद्धांत के आधार पर अच्छे से प्रस्तुत किया जा सकता था। और यही कारण है कि डी ब्रॉगली ने प्रकाश के लिए एक नया सिद्धांत दिया,
और उन्होंने प्रकाश की द्वितीय प्रकृति को प्रस्तुत किया, यानी कि ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। प्रकाश कभी कण की तरह व्यवहार करता है और कभी तरंग की तरह, और अब हम यही मान के चलते हैं कि प्रकाश की द्वितीय प्रकृति है। किसी घटनाओं को समझने के लिए, प्रस्तुत करने के लिए हम कण का सहारा लेते हैं और किसी घटना को हम समझने के लिए वेव नेचर का। और इस प्रकार अभी हम प्रकाश की द्वितीय प्रकृति को मानते हुए अध्ययन करते हैं। इस पाठ में हम प्रकाश से जुड़ी व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण जैसी घटना को प्रकाश के तरंग सिद्धांत के आधार पर समझेंगे।